जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 29 ऑफ अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड मिल जाएगा इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और कांटेक्ट जब करो तो बताना कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी, सभी की तैयारी प्रॉपर होती है यहाँ पर। बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और ये है हमारे आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। बट बिफोर दैट मेरे पास एक डाउट आया है एक स्टूडेंट का। हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, और एक डाउट भी आया है, तो उनका डाउट मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आयुष गुप्ता जी का डाउट है। एक डाउट भेजा था उनने, डिलीट कर दिया क्या? एक आधी दिन पहले जो है वो मैंने देखा था। नहीं यार, यहां पे तो दिख नहीं रहा अभी मुझे मैसेज। मैंने हल्का सा देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किससे एसोसिएटेड। हाँ, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ शुल्क जो है वो लगाया है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम क्वाड सदस्य है। नहीं यार देखो, क्वाड सदस्य होना तो बढ़िया है फिर तो, क्योंकि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यस, कम ऑन, है ना? तो वो तो चाइना को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से है। तो इसका आंसर ये नहीं है कि हम क्वाड के सदस्य हैं। क्या इसका प्रभाव क्वाड के रिलेशनशिप पर? नहीं, क्वाड के रिलेशनशिप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखना, एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना आयुष जी और बाकी सभी स्टूडेंट्स। देखो भाई, होता क्या है कि जब हम हमारा जैसे यूएसए के साथ अभी ट्रेड को लेकर विवाद हो गया। अब वो विवाद क्यों है आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है वो रशिया के साथ जो है वो डील कर रहे हैं अपने डिफेंस में, तो जो कि यूएसए पसंद नहीं कर रहा। और ये आज का विवाद नहीं, ये हमेशा यूएसए बीच बीच में हरकतें करता रहता है। बट जब हम टेबल में अकेले बैठेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे विवादों की बात होगी। बट जब हम टेबल में दूसरों के साथ बैठेंगे तो हम इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं जिसके लिए हम बैठे हैं, जैसे चाइना को काउंटर करना। तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखो, डिप्लोमेसी में एक चीज ये होती है कि हमारा कोई एक दुश्मन जो होता है वो इंडिविजुअली किसी एक मुद्दे पर दुश्मन है ना? ये कॉमन मैन वाली अप्रोच नहीं होती कि यूएसए हमारा दुश्मन बन गया तो हम उसको कहीं पे भी नहीं बुलाएंगे, ना पार्टी पे बुलाएंगे, ना कहीं जा रहा है वो। पार्टी पे मिलेंगे, हंसमुख होकर मिलेंगे, हाथ मिलाकर मिलेंगे, गले मिल लेंगे। ऐसा लगेगा कि दूसरों को कि यार ये तो बहुत घनिष्ठ दोस्त है, बट हमें पता है कि उसकी कौन सी हरकत खराब है। बट जब अकेले में उससे मिलेंगे तो फिर उसको उस हरकत के बारे में बात करेंगे कि नहीं भाई, तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। फिर अपने लिए भी रेडी रहना है। हमारा मजाक तो तुम उड़ा रहे हो, फिर जब हम मजाक उड़ाने पे आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी बेटा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, और इससे लाइफ में भी एक चीज सीखो आप। हमेशा कॉमन मैन क्या गलती करता है? हर किसी से दुश्मनी कर लेता है। हर किसी से आपको दुश्मनी नहीं करनी है, आपको अपने माउथ शट करना है। और ऊट पुटांग लोग जो होते हैं ना, जो नेगेटिव वाइब्स देने वाले लोग, उनको अपनी लाइफ से दूर कर देना है। दुश्मनी नहीं करनी। एक होता है दूर करना, एक होता है दुश्मनी ना करना, और दुश्मनी करना। तो दुश्मनी नहीं करनी है ना? किसी के साथ क्लैश नहीं करना है। किसी ने आपको गलत बोला, आपको उसकी कंपनी पसंद नहीं आ रही, छोड़ दो। लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में किसी और को बोलने की जरूरत है। ये होती है डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी की एक पर्सनालिटी होती है ये, कि आप किसी के बारे में किसी और से बात नहीं करेंगे। वो भले ही आपके बारे में कोई बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपको उसके बारे में बता रहा है कि अरे तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, सिर्फ इतना बोलना है कि यार उसकी सोच होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, बाकी मुझे तो नहीं पता। कोई कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि जहां आप अपनी पर्सनालिटी में अपनी कॉमन मैन टाइप बनाओगे तो ऑफिसर नहीं बन पाओगे। ऑफिसर की पर्सनालिटी सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने काम से काम में मतलब रखता है। उसको जो लोग पसंद नहीं है वो उसके गेट के बाहर खड़े रहते हैं अपॉइंटमेंट लेके उसका, और जो लोग उसके अपने होते हैं वो डायरेक्ट अपने घर पे बुलाता है उसको। राइट? तो आपको दोस्ती सबसे रखनी है, दुश्मनी किसी से नहीं रखनी।
और ब्यूरोक्रेसी का एक रूल होता है और डिप्लोमेसी का एक रूल होता है, देयर इज नो परमानेंट एनिमी नॉर एलाई, ओनली द इंटरेस्ट एग्जिस्ट। कभी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। जो परमानेंट चीज होती है वो होता है इंटरेस्ट। तो जहां आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी ना, तो आप कभी किसी से दुश्मनी नहीं करोगे, आपके दुश्मन नहीं होंगे। देखो क्या होता है, आपको हेट करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, है ना, बट हेट करने वाले लोग दुश्मन नहीं होते, याद रखना मेरी बात। ना आपके दोस्त होंगे, खास लोग कुछ होंगे इक्का दुक्का जो आपके घर पे आके आपसे मिलेंगे, वो भी आप जब चाहोगे तब। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी आपके पास पहुंच जाए। इट इज अबाउट कि आप किसको बाहर वेट कराओगे और किसको अपने पास लाओगे। तो ये आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। यूएसए ने हमें छेड़ा, तो हम यूएसए से उस मुद्दे पर सब लोगों के सामने बात नहीं करेंगे। जब सब लोगों के सामने मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। जब अकेले में मिलेंगे तो उसको समझाएंगे कि ये देखो ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, दोनों के लिए भलाई है तो ऐसा करोगे तो नुकसान तुम्हें ही है। हमारे पास देखो कितना बड़ा मार्केट है हमारी युवाओं का, यही लोग तो खरीदेंगे तुमसे सामान, तो तुम क्यों वो कर रहे हो ऐसा काम। दूसरा बात, हम लोग तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर हैं, तुम हमसे दुश्मनी मोल लेके पूरी डेवलपिंग कंट्रीज को पीछे कर दोगे। वैसे ही आज की रेट में तुम्हारा दबदबा कम हो गया, तुम्हारा दबदबा बढ़ाना है इस क्षेत्र में, तो हमसे दोस्ती करनी पड़ेगी ना। ये बात यूएसए जानता है अच्छे से, यूएसए बहुत स्मार्ट है भाई। तो आई होप कि आयुष जी आपको आंसर जो मिल गया होगा कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा करो आप, ठीक है। बाकी सभी लोगों के आंसर्स में देखता हूं, आप कभी मत सोचें कि मैं आपके आंसर्स जो है वो नहीं देखता, मैं सभी के आंसर्स देखता हूं, सभी के कमेंट्स देखता हूं, और सभी लोग बढ़िया आंसर्स करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को, आज के टॉपिक को। तो आज हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स इन पेरिल के बारे में, फॉसिल्स इन पेरिल के बारे में। देखो ये जो टॉपिक है ना, अच्छा पेन और पेपर लेकर सभी नए स्टूडेंट्स अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूं उन टॉपिक्स के बारे में बीच बीच में कुछ चीज नोट डाउन करवाता हूं, जो आपको जो है वो लिखना रहता है, और जो चीज आप लिखोगे वही चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। अब सुनिए, तो इंडिया की फॉसिल हेरिटेज, जिसमें 47 मिलियन साल पुराना जायंट स्नेक वासुकी इंडिकस भी शामिल है। वासुकी कौन है पता है आपको? कोई मुझे बता सकता है? वासुकी, आय हाय, ये नाम सुन के ही अलग एनर्जी आ जाती है भैया। वासुकी भगवान शिव भोलेनाथ जी के गले में जो सांप लिपटा रहता है ना, जो सर्प लिपटे रहते हैं, इज्जत में बोलना पड़ेगा भाई, वो है वासुकी। तो 47 मिलियन साल पुराने एक बहुत बड़ा सा सांप, सर्प, वासुकी इंडिकस, बताया जा रहा है कि ये चीज है हमारे पास, हमारे फॉसिल्स में ये चीज भी है। बट आज चोरी, तोड़फोड़, इलीगल ऑक्शंस जो अब्रॉड में होते हैं, उनके खतरे में है ये। रीजन ये है कि नेशनल फॉसिल प्रोटेक्शन लॉ और नेशनल रिपोजिटरी की अनुपस्थिति है। हमारे पास किसी प्रकार का लीगल या इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है, दैट इज द इशू, है ना। तो अभी आपको बस ये लिखना है कि 47 मिलियन साल पुराना एक जायंट स्नेक वासुकी इंडिकस डैश वासुकी इंडिकस, ये इंडिया के फॉसिल हेरिटेज का हिस्सा है। अब इशू क्या है फॉसिल हेरिटेज में, तो नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिख लेना कि थ्रेट, खतरा किस चीज का है, ये पूरी चीज का, थेफ्ट, वेंडलिज्म, इलीगल ऑक्शंस अब्रॉड। अब क्यों खतरा है? क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर ये पूरा आर्टिकल इस चीज पर जोर डाल रहा है कि भैया हमारे जीवाश्म को, हमारे हेरिटेज को, हमारी धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून होना जरूरी है। बात समझे आप लोग? बस दैट्स इट। और क्या है इस टॉपिक में? कुछ नहीं है। चलिए आइए, क्या फॉसिल्स को अभी भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की तरह लीगल प्रोटेक्शन मिला है? नहीं। जैसे कि हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट फॉसिल्स को नहीं मिला है। आइए थोड़ी सी चर्चा करें। तो सबसे पहली चीज तो हमारे यहां फॉसिल्स गाइस प्री कैम्ब्रियन से सेनोजिक एरा तक प्रिजर्व्ड हैं। तो आज का आपका टास्क है, आप ये जितने भी जो एराज होते हैं ना उनको आज याद कर लो, प्री कैम्ब्रियन, सेनोजिक,
ये जो भी एराज हम लोग को देखने को मिलते हैं। आपको बता दे, पता है हमारे यहां पर डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं, डायनासोर का नेस्ट, उसका घोंसला पाया गया है नर्मदा वैली में। कहां पर? नर्मदा वैली में, चाहो तो लिख लो जिसको नहीं पता। एमोनाइट्स, ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसका है। शालीग्राम्स में हिंदू की पूजा होती, हिंदू लोग पूजा करते हैं ये, राइट। एमोनाइट्स, फोटोज देखना इन सब की आप आज। एक पता है बहुत पुराने समय की एक वेल है जिसका नाम है एंडोहाइफस, एंडोहाइफस, एंडोहाइयस। फिर वासुकी भैया, जाइंट रेप्टाइल वासुकी इंडिकस। बाप रे, ये जो वासुकी इंडिकस है ना, 49 फीट लंबा स्नेक है, 49 फीट लंबा। चलिए, तो ये फॉसिल्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, टेक्टोनिक रिकॉर्ड्स और क्लाइमेट ट्रांजिशन को समझने में भी मदद करते हैं। ठीक है, शालीग्राम रूप में पूछा जाता है एमोनाइट्स को, इसलिए कल्चरली इंपॉर्टेंट होता है। एमोनाइट्स के बारे में भी थोड़ा सा इसकी फोटो वगैरह देखोगे ना तो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, समझे आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, कच्छ गुजरात लिग्नाइट माइंस, यहां पर हम लोग को वासुकी इंडिकस के वर्टिब्रे जो है वो नजर आए, देखने को मिले। 49 फीट लंबा ये स्नेक का फॉसिल हम लोग को देखने को मिले। नर्मदा वैली का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया ना, डायनासोर के अंडे हैं यहां पर और नेस्ट है। ठीक है, इंडोहाइयस, ये वेल की एंसेस्ट्री है ना। ये पूरी चीज फिर से रिपीट हो गई जो मैंने अभी बताया। एमोनाइट्स, सी क्रिएचर, समुद्र में रहने वाले फॉसिल सी क्रिएचर्स एमोनाइट्स, साइंटिफिकली और रिचुअली इंपॉर्टेंट जो है वो माने जाते हैं। हिंदू में शालीग्राम की तरह पूजा जाता है। ठीक है, समझे आप। तो क्या क्या चीज है फॉसिल जो है वो इंडिया में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? साइंटिफिक वैल्यू है भाई। इनको समझेंगे अगर इन फॉसिल्स को, इन जीवाश्म को, तो हम बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो हुआ। एविडेंसेस मिलेंगे हम लोग को इवोल्यूशनरी के पाथवेज के, कि कैसे लैंड मैमल से वेल्स तक चीजें जो है वो पहुंची। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, स्पीसीज एडाप्शन, सर्वाइवल, इन सब की प्रोसेस को समझना आसान होगा इन जीवाश्म को स्टडी करके, है ना। ठीक है, इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के साथ जो एमोनाइट्स लिंक है, इसको भी स्टडी करने में मदद मिलेगी, जिससे हम लोग कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर और एजुकेशनल तौर पर, शैक्षिक तौर पर जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेचर्स की आर्काइव होती है, ये डेटा होता है पूरा फॉसिल्स नेचर का, जो जानकारी देता है। फॉसिल पार्क्स और म्यूजियम जब बनेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा आएगा। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप गुजरात के अंदर ये लिख लो, बालासिनोर डायनासोर पार्क कहां पर है, क्वेश्चन आएगा तो गुजरात लिखिएगा। अब चैलेंजेस भी हैं, क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास भाई कोई लीगल सेफगार्ड ही नहीं है। जैसे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसा फॉसिल्स को प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। दूसरा, इसका कमर्शियलाइजेशन, इसकी ऑक्शनिंग, नीलामी होती है। पता है आपको डायनासोर के अंडे, एमोनाइट्स ऑनलाइन बिकते हैं ओपनली। 2024 में बताया गया कि स्टेगोसॉरस, एक प्रकार का डायनासोर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके मेरे ख्याल से अंडे जो थे वो $44.6 मिलियन में बेचे गए। देखो लिखा हुआ है 44.6 मिलियन डॉलर्स में। कितने, इसका रुपीस कितना होगा कन्वर्ट करके बताना। 44.6 मिलियन डॉलर कितने रुपए का पड़ेगा, सोचो आप, खुद देखोगे तो दिमाग उड़ जाएगा आपका। फिर इसके अलावा डायनासोर के अंडे जो है वो मानदव म्यूजियम में जो है वो चोरी हो गए 2013 में। लो भैया, अंडी चुरा के ले जा रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कई फॉसिल्स जो है वो अनसॉर्टेड कलेक्शंस में पड़े हुए हैं, जैसे रंगा राव ऑबर्गफेल ट्रस्ट, अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं। कहीं पर एक जगह पर उसको हमने सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखा। रेयर फॉसिल्स पहले ही फॉरेन मार्केट पहुंच चुके हैं, इनकी स्मगलिंग हो रही है, ग्लोबल डिमांड इनकी ज्यादा है, शौकीन लोग कलेक्ट करते हैं।
यूएसए यूरोप की अगर हम बात करें भैया, तो यहां पर स्ट्रिक्ट लॉज हैं इन फॉसिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन चाइना भी फॉसिल को स्टेट प्रॉपर्टी माना जाता है। इलीगल ट्रेड पर हार्श पनिशमेंट है चाइना के अंदर। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल डायमेंशन भी देखो आप, इन्हें बेचना कलेक्टिव मेमोरी को कमजोर करना होता है। आप अगर इनको बेच दोगे तो हेरिटेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में है ही नहीं। नीलामी से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स स्टडी से वंचित होते हैं, क्योंकि ये चीज इसके पास होगी भाई, वही इसको इस पर कंट्रोल रखेगा, बाकी इस पर स्टडी नहीं की जा सकती। और अगर फॉसिल खो गए तो आने वाली जनरेशन अपना इवोल्यूशन हिस्ट्री जो है वो नहीं जान पाएंगी। तो क्या करें भाई? करें, सिंपल सी चीज है कि कानून लेकर आओ एक नेशनल लेवल पर फॉसिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक डेटा रिकॉर्ड जो है वो तैयार करो, जियो पार्क डिक्लेयर करो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एजुकेशन टूरिज्म दोनों को बढ़ावा दो, इसलिए रीजनल फॉसिल पार्क्स और इंटरैक्टिव म्यूजियम्स खुलवाओ, है ना। कम्युनिटीज का सपोर्ट जो है वो चाहिए। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। और जितने भी अब्रॉड में फॉसिल्स हमारे चले गए हैं या चोरी हो गए, स्मगलिंग हो गए, तो उनको वापस रिकवर करो, इंडिया वापस बुलवाओ उनको। एआई बेस्ड कैटलॉगिंग करो, ब्लॉकचेन प्रोवेनेंस ट्रैकिंग करो, 3D डिजिटल रेप्लिका इनका जो है वो तैयार करो। तो ये सब चीजें करके हम जो है वो बचा सकते हैं। तो काफी अच्छा टॉपिक था ये। होपफुली चीजें आपको इसमें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइन, ये भारत की पहली बार जारी किए गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो, वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस, पशु चिकित्सा रक्त आदान दिशा निर्देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लिख लो पूरा ऊपर वाला टाइटल। इंडिया में पहली बार इसको जारी किया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये गाइडलाइन सामने आई है ये वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, उसके नीचे लिख लो इंडियाज फर्स्ट एवर गाइडलाइन। पहली बार ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये डिपार्टमेंट का नाम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आती है। इसने पहली बार ये जारी की है, जो आप लिख चुके हो, एनिमल के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक्स की गाइडलाइन जारी हुई है। तो लिख लेना, ब्लड ब्रैकेट में लिखना इसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक्स। गाइडलाइन लिखा है ना यहां पर, उसके एरो बना दो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक्स लिख लेना। जैसे ह्यूमन का ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही एनिमल का ब्लड बैंक। बहुत अच्छी चीज है। एक तरफ जो है वो कुत्तों को जो है वो आप, स्ट्रीट डॉग्स को जो है वो भगाओ, शेल्टर में रखवाओ। और अब तो ऐसी भी वीडियोस आ रहे हैं कि शेल्टर में नहीं रखा जा रहा, म्युनिसिपैलिटी वाले उठाकर उनको कहीं पर भी मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। एक तो बड़ी दर्दनाक न्यूज है वो सामने आई कि एक पुल पर उनको रख दिया था। पुल पर, सोचिए, जो पुल बंद था, दोनों गेट उसके बंद कर दिए और उनको अकेले पुल के ऊपर जो है वो छोड़ दिया मरने के लिए। ना कोई खाना, ना कोई पानी, ना कुछ। बचने के लिए या तो पानी के अंदर कूद जाओ या एक दूसरे को नोच नोच के खा जाओ। सोचो आप, इंसान जो है वो इंसानियत साला भूल चुका है, घटिया हो गया एक नंबर का। कभी कभी मन करता है कि ऐसे इंसान को जो है वो बंदूक निकालो और कनपट्टी पे लगा के ठाएं, उड़ा दो उस साले को और टुकड़े करके जो है वो फेंक दो उन्हीं के सामने, डॉग्स के सामने, कि ले बेटा, डॉग्स को परेशान करेगा, ले कुत्तों में बोटियां फेंक दी। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, कैसी मेंटालिटी आपकी, कितने आप तामसिक स्वभाव वाले इंसान हो। मैं राक्षसी स्वभाव वाला इंसान हूं। राक्षसी, तामसिक नहीं, राक्षसी, उससे भी खतरनाक हूं मैं। है भाई, कट्टरता जरूरी है इन सब चीजों में। लोग गलत करें तो गलत होना जरूरी है, बट यस, द पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग को ये चीजें नहीं करनी जब तक आपके पास पावर ना आ जाए। कॉमन मैन अक्सर गलती करता है, हाथ में पावर नहीं है, जेब में पैसा नहीं है और लड़ने खड़ा हो जाता है। लड़ने की दम तब रखनी चाहिए जब भी जेब में पैसा हो, हाथ में पावर हो। जब तक नहीं है तब तक चुपचाप रहकर उस पावर और पैसों पर फोकस करो। और जिस दिन वो आए, उस दिन एक एक को लाइन में खड़ा करके जो है वो थप्पड़ ही थप्पड़ मारो, बेइज्जत कर दो कि ये किया तुमने। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पावर होगी, किसी की औकात नहीं होगी तुमसे बोलने की। और शांत रहो,
आप लोगों को किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, किसी कोई बाजू वाले ने कुछ बोला, किसी ने फूफा ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी दोस्त ने मजाक उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराओ। मैंने आपको क्या बोल समझाया आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में? मुस्कुराओ, इग्नोर करो, अवॉइड करो, मिलना बंद कर दो। सबसे बेस्ट चीज होती है मिलना नहीं है किसी से, आपको फालतू लोगों से, ब्यूरोक्रेट्स फालतू लोगों से नहीं मिलते हैं। आप आने वाले समय के अधिकारी लोगों, अधिकारियों की तरह रहो ना। अधिकारी अकेले रहते हैं भाई अपने बंगले में बैठकर। आप इमेजिन किया करो कि आप अपने घर पे हो, ऐसा सोचा करो आप बंगले में बैठे हो अपने, जो आपको अलॉट किया है सरकार ने। इमेजिन करो कि आपकी, भले ही आपके पास जो है साइकिल हो, भले ही साइकिल हो या गाड़ी ना भी हो, बस से जाते हो, तो ये सोचा करो मेरा ड्राइवर आया देखो बस से मुझे लेने। इट इज ऑल अबाउट द बिलीव सिस्टम। जितना स्ट्रांग आपका बिलीव होगा उतनी जल्दी गोल्स के पास पहुंचोगे, क्योंकि जब बिलीव होगा तब आप उसके लिए मेहनत करोगे, बिलीव नहीं होगा तो मेहनत नहीं करोगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। करो काम भाई, बहुत जरूरी है। अब क्या हो रहा है यहां पर? डॉग्स, पेट्स को लोग एक तरफ जो है वो अलग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये फालतू की पूजागिरी कर रहे हैं। ब्लड बैंक बनाया भाई हमने पेट के लिए, मंत्री आके काट रहा है वो। तो शेल्टर्स कहां है? उनकी देखभाल कहां है? उनके लिए खाना कहां है? उनके लिए पानी कहां है? ये बेवकूफ चीज कर रहे हो। ये शांत करने वाली चीज होती है, पता है आपको, डाइवर्ट करने वाली पब्लिक को। ये आगे चल के आप भी करोगे, नो डाउट। ये किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट ने ज्ञान दिया होगा कि अभी पेट को लेकर देखो, लोग पत्थर उठा के मार रहे हैं तुम्हें, मंत्री जी, पेट को लेकर पत्थर उठा के मारा जा रहा है सभी को कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम फंस जाओगे, अगली बार इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। बात तो सही कही यार तुमने, मंत्री बोले। इनने बोला कि नहीं नहीं चलो एक काम करो, पशुओं के लिए तो हमने ब्लड बैंक बनाया, पशु होंगे तब तो वो ब्लड बैंक का इस्तेमाल होगा, तुम तो उसको तो मार रहे हो। इतने हरामखोर लोग होते हैं कि पशुओं को जो है वो जहर दे देते हैं यार। उनको जहर वाली बिस्किट खिला देते हैं कि ये साला बहुत घूम रहा है इधर उधर, लो। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये बात सच है, जो करोगे वैसा ही होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाओ, गलत चीज बिल्कुल नहीं करनी है अपनी लाइफ में, नहीं तो गोल सोचते रह जाओगे, गोल मिलेगा नहीं। सब कुछ यही होना है। लोग परेशान जो रहते हैं ना बहुत, अरे यार हम तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, हमारा सेल्फ प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा यार। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उस पर विचार करो कि वो गलती क्या है और माफी मांगो ऊपर वाले से कि अब मैं सही रास्ते चलूंगा, मेहनत के रास्ते चलूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा। गलती सिर्फ आपकी यही है कि आप फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स पे, यही हो रहा है आपके साथ। डिसिप्लिन में आपको रहना जरूर। डिसिप्लिन तोड़ रहे हो तो आप, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है डिसिप्लिन तोड़ना, पता है आपको? एक बार इंसान डिसिप्लिन तोड़ता है तो वो रोज पूरे हफ्ते डिसिप्लिन तोड़ता है। फिर आज से ही सोच लो कि नहीं मुझे डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, आज मुझे ये चीजें करनी है तो करनी है। भले ही वो 2 पेज पढ़ना है आपको, वो लिख लो अपने पेपर पे, आज 2 पेज पढ़ूंगा, बस इतना ही काफी है भाई, इतना ही बस। अब आओ इस टॉपिक को समझे। क्या होता है यार, ये तो ये लेकर आ गए गाइडलाइंस, ये तो आपने लिख ली ना, बस इतनी चीज लिखनी थी, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, फालतू की चीजें और ढकोसले हैं। अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन में ही होता था, बिना डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड टाइपिंग या स्टोरेज स्टैंडर्ड्स के। मतलब पता ही नहीं कि भाई जानवरों को कौन सा खून देना है कौन सा नहीं देना है, बस ये खून आ गया, हाँ भाई ये जानवर का लगा दो। इसलिए तो आप देखते हो कई सारे जानवर जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान ही मर जाते हैं। क्यों? प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, प्रॉपर टेस्ट नहीं होता है। अब ये प्रॉपर टेस्ट करेंगे बोल रहे हैं। कई नेशनल डोनर रजिस्ट्री या मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं था पहले, कोई ऐसा सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था कि जहां पर कौन डोनर है भाई उसका रिकॉर्ड रखा हो। अब रिकॉर्ड है। इसके कारण से एनिमल से ह्यूमंस तक बीमारियां पहुंच जाती थी, जूनोटिक डिजीज बढ़ती थी, इसको रोका जाएगा। ट्रॉमा, एनीमिया, सर्जरी, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इन कंडीशन के लिए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की अर्जेंट जरूरत थी, जो ये अब लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या फीचर्स हैं भैया इसके? पहली चीज तो इन्होंने बोला कि भाई मैंडेटरी ब्लड टाइपिंग होगी प्लस क्रॉस मैचिंग होगी। मतलब सिंपल शब्दों में ब्लड सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। जो भी ब्लड आएंगे उसकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर कि वो हेल्दी है कि नहीं। जो डोनर है उसका हेल्थ चेकअप होगा, उसका वैक्सीनेशन देखा जाएगा, एज लिमिट देखी जाएगी,
बीमारी तो नहीं है, वो पूरी चीज देखी जाएगी, यानी कि पूरा रिकॉर्ड रखेंगे ये लोग। दूसरे नंबर पर वॉलेंट्री डोनेशन पर जोर डालेंगे कि जो पेट पेरेंट्स हैं वो अपने डोनर पेट को लेकर आए, खून दिलवाएं। वॉलेंट्री डोनेशन, डोनर राइट्स चार्टर इंड्यूस्ड होगा ह्यूमन ट्रीटमेंट इंश्योर करने के लिए, है ना, कि भाई जो भी ट्रीटमेंट जो है वो करो आप, बिल्कुल सही होना चाहिए। पता लगे एक को बचाने के लिए दूसरे का खून चूस लिया, होता है ऐसा, ऐसा भी करते हैं भाई, कि घर का जो है वो एक ब्रांडेड कुत्ता जो है वो बीमार पड़ गया, मालिक जो है वो लेके पहुंच गया, डॉक्टर ने बोला खून की जरूरत है, रास्ते में जा रहा है गाड़ी से, उसने देखा अरे यार मेरा कुत्ता मर जाएगा, हाँ ये कुत्ता सही दिख रहा है, वो रास्ते से बेचारे को उठा के लिया है। वो रास्ते वाला कुत्ता बेचारा बिस्किट की लालच में पहुंच गया और तुमने उसको टाई कर दिया। ये गलत बात है ना भाई, ये भी होता है, ये लिटरली होता है। आपको लग रहा है कि अरे ऐसी हा हा ही हुआ, ऐसा नहीं है। लोग इतने वो हो गए हैं कि एक की जान बचाने के लिए दूसरे, और तो और भैया बली, आज भी लोग पगले हैं कि हमारे घर परिवार में एक बीमार है, किसी पाखंडी ने बोल दिया कि जाओ वो बकरे की बलि चढ़ा दो माता को, माता को बकरे की बलि। भगवान कभी किसी की मृत्यु स्वीकारते हैं क्या यार, हद होती है यार। अब इसमें भी बहुत सारी हालांकि अप्रोच है, विद्याएं की अप्रोच अलग अलग होती हैं, बट मैं उस पर जाऊंगा नहीं। मैं भाई ह्यूमैनिटी पे जाता हूं बस, और आपको भी बस उसी चीज पे फोकस करना है कि सब चीजें तब तक सही है जब तक वो मानवता के दायरे में है, और मानवता के दायरे से बाहर आएंगी तो उस पर आप बैठे हो कार्रवाई करने के लिए आने वाले समय में। वेटनरी ब्लड बैंक्स बोल रहे हैं, एक नेशनल लेवल पर वेटनरी ब्लड बैंक्स का नेटवर्क बनाओ भैया, डिजिटली जो है वो पूरी चीज को रिकॉर्ड रखो। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए, ये मतलब होगा इसमें नए गाइडलाइंस में। रिस्क मैनेजमेंट, वन हेल्थ इंटीग्रेशन, वन हेल्थ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में भी लिखने को आ सकता है, ऐसे में भी लिखने को आ सकता है। इस पर टारगेट कर रहे हैं जूनोटिक डिजीज ना फैले, उस पर मेनली फोकस किया जा रहा है, बायो सेफ्टी के ऊपर, जूनोटिक डिजीज रिस्क के ऊपर, है ना। ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो यूजी पीजी में जो है वो लाया जाएगा। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, समझे। बस यही है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। मोबाइल ब्लड कलेक्शन यूनिट्स होंगी गांव क्षेत्रों में, मोबाइल एप्स होंगी डोनर्स रेसिपिएंट मैचिंग के लिए, एडवांस क्रिप्टो प्रिजर्वेशन होगा रेयर ब्लड ग्रुप के लिए, कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क अपग्रेडेशन होगा। ये सब लेके तो आ रहे हैं, पर पता है बहुत दिक्कतें होती है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई पपी जो होता है ना, अगर उसको चोट लग जाती है, कोई बाहर का स्ट्रीट डॉग, और जब म्यूनसिपैलिटी को फोन लगाओ ना कि हमारे घर के सामने जो है वो चोट लगी हुई है, तो बहुत रेयरली जो है वो भेजा जाता है जब तक आप सोर्स ना बताओ, तभी काम होता है। काम होता भी है तो उठाकर उसको ट्रीटमेंट करने की जगह कहीं और फेंक देते हैं। बहुत क्रूरता है भाई आज की डेट में, बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हर एक चीज जो है वो वीडियो एविडेंसेस फोटो एविडेंसेस में होनी चाहिए, कि भाई अगर पप्पी को उठा के ले गए तो भाई साहब ये लीजिए वीडियो एप्लीकेशन, ये लीजिए फोटो, ये इस कंडीशन में, अब आपको इसका पूरा अपडेट मिलेगा। हर 24 घंटे में अपडेट रखो कि जो जो लेके गया उसका नाम, उसकी फोटो, रियल टाइम बेसिस पर। लोग डिजिटलाइजेशन तो लेकर आ गए हैं, बट गवर्नेंस में, शासन में इसका सही उपयोग नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। बट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग आगे चल के पॉलिसीज बनाएंगे, और भी काफी सारे लोग ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे। हमारा भी सिक्का जो है वो चलता है कुछ जगहों पे, तो रिकमेंडेशन आते हैं। तो आप अगर जो मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहा है तो आपने देखा हो कई बार मैं कुछ चीजें बोलता हूं और कुछ दिनों बाद वैसी चीजें होती भी हैं। कुछ चीजें हैं, अब वो हर पत्ते खोलना सही नहीं है, वो समय समय पर खोली जाती हैं चीजें। बट भैया यही चीज है कि इट इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, वो जरूरी है। इंडिया के पास 537 मिलियन स्टॉक्स, लाइव स्टॉक्स है। 125 मिलियन कंपेनियन एनिमल्स, दुनिया की लार्जेस्ट एनिमल पॉपुलेशन में से एक है हम। लाइव स्टॉक सेक्टर हमारी नेशनल जीडीपी का 5.5% कंट्रीब्यूट करता है। 30% से ज्यादा एग्रीकल्चरल जीडीपी का, जो डायरेक्टली लिंक्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है फूड सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड और पब्लिक हेल्थ से है। तो इसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो सिंपल सी चीज यही है कि सभी स्टेट में प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, मॉनिटर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी। मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बस जो जो डॉग है
जो पीड़ित है उसको उठाकर कहीं और फेंक देंगे और कुछ नहीं करेंगे ये लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। हर एक चीज मॉनिटर करना जरूरी। इंसान को अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप अपने आप को, आपको अपने आप के ऊपर जब तक आप डंडा नहीं मारोगे ना, तब तक आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रहोगे। ह्यूमंस को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। ह्यूमन अपने आप डिसिप्लिन में नहीं रहता है। हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है ना, वो बार बार भगता है कि चलो यार पिक्चर देख लें, चलो यार दोस्त के पास चले, अरे यार कल पढ़ लेंगे। तुम्हें इसी को बस कंट्रोल करना है। जहां इसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं कल नहीं आज, तो काम हो जाएगा। नहीं तो दूसरी तरीके से काम लग जाएंगे, है ना। ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिजिटल स्पीच। हाँ यार, ये रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई कुछ भी बोल देता है। अब ध्यान से समझना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंडक्ट रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। ये निर्देश कॉमेडियंस और पॉडकास्टर्स पर चल रहे लीगल केस के दौरान हुआ। कोर्ट ने कहा कि ह्यूमर इंपॉर्टेंट है, पर डाइवर्स कंट्री में कम्युनिटी सेंसिटिविटीज का भी ध्यान रखा जाए। ये भी जरूरी है ना कि हर कुछ आप कुछ नहीं बोल सकते भाई, कौन सी चीज किसको हर्ट कर जाए। और दूसरी बात, तो आजकल तो यार गंदगी ही चल रही है। मैक्सिमम लोगों को गंदगी देखना ही पसंद है। कोई गाली बकेगा तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम, वाह अरे वाह क्या गाली बक रहा है। अब नेटफ्लिक्स देखो आप, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेमस हुए तो इसलिए कि गाली सुनकर लोगों को मजा आ रहा है। कॉमन मैन की प्रवृत्ति ही यही होती है कि उसको हंसी मजाक, तुच्छी चीजों में वो हंसता है, हा हा ही हूं। वहीं अगर आप देखेंगे एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ब्यूरोक्रेट, वो इन सब चीजों पे मुस्कुराता भी नहीं है। उसको पता है कि क्या चीप बात कर रहे हो यार, ये क्या घटिया बात कर रहे हो, ये हंसने की चीज है क्या। हा हा ही हूं सिर्फ करते हैं कॉमन मैन। ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, बट उनका हा ही हूं अलग होता है। उनका हा ही तब होता है जब कि इंडिया जब बैंड बजा दे किसी की, अच्छा हमसे चाल खेल रहा था यूएसए, हा 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 यस, प्रमोशन होगा तब आप खुश होगे, कोई केस सॉल्व करोगे तब आप खुश होगे। ये थोड़ा ना कि फालतू चीजों में किसी ने 4 गाली बक दी, उसमें हंस रहे हैं बैठ के, हाँ कॉमेडी कर दी, हंस रहे हैं बैठ, कॉमेडी पे हंसो, बट उसका एक टाइम होता है। कॉमन मैन हर समय उसको हंसी मजाक ही चाहिए। इंडिया में अब 800 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। सोशल मीडिया पेनिट्रेशन ग्लोबली हाईएस्ट है हमारा। ये कई बार लिखवा चुका हूं, जिसने नहीं लिखा लिख लो। इन्फ्लुएंसर्स, कॉमेडियंस, पॉडकास्टर्स अक्सर मोनिटाइज कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हेट स्पीच बढ़ रही है, डेरोगेटरी ह्यूमर्स बढ़ रहा है। आजकल देखो आप मीडिया में देखने के बाद लोग जो है वो समय रैना को सब लोग कॉपी कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। उसने ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है आजकल लोगों पे कि लोग जो है वो उसको कॉपी करने लगे हैं। मतलब उनको लगता है कि दूसरों को जो है वो दूसरों को क्या बोलते हैं, रोस्ट करना एक अलग टाइप का फन है। तुम्हें नहीं पता किसी को तुम रोस्ट कर दोगे, कल को उसने फांसी लगा दी, तुम्हारा नाम लिख दिया ना, तो जिंदगी की लंका लग जाएगी जैसे समय रहने की लगी है। वो स्मार्ट है, उसको कमाना है, उसको पता है कि उसको कमाकर करोड़ों रुपए कैसे रखना है अपने घर पे। तुम लोग करोड़ों रुपए तो छोड़ो, अपना केस ही फाइट नहीं कर पाओगे जब किसी ने लगा दिया, ये किसी को डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया और सामने वाला अगर पहुंच गया ना अगर थाने पे कि इसने मुझे ऐसा बोला है और रिकॉर्ड करके पहुंच गया, तो लड़ते रहना, फिर चक्कर लगाना अपना टाइम वेस्ट करके। यही चीज कॉमन आदमी समझता नहीं है। वो कर तो बड़ी बड़ी बातें लेता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना पावर है। चलो पैसा हो भी गया तो अगर ज्ञान नहीं है उसके बाद कि लीगली कैसे खेली जाती हैं चीजें, तो निपट गया, वो अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। बचो इन सब चीजों से, ये सब चीजें आपका दिमाग सड़ाती हैं। हेट स्पीचेस कितनी बढ़ रही हैं आजकल, देखो आप। आईटी रूल्स 2021 है हमारे पास, एनबीएसए स्टैंडर्ड्स हैं, आईपीसी आईटी एक्ट, डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट के प्रोविजंस हैं, बट ये फ्रेमवर्क ऑनलाइन ह्यूमर, इन्फ्लुएंसर स्पीच और कम्युनिटी सेंसिटिविटीज को पूरी तरह कवर नहीं करते। किसी डिसेबल्ड का मजाक उड़ा रहे हो तुम, हैं? हंसी कॉमेडी में, कॉमेडी एक हद तक अच्छी लगती है यार मुझे। जो कॉमेडियंस है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। क्या नाम है इसका, रवि शास्त्री नाम है ना, इफ आई एम नॉट, रवि शास्त्री नहीं यार, कोई और है। वो बड़ी वो कॉमेडी, थोड़ी शायरी टाइप की में कॉमेडी करता है, बिल्कुल अच्छी लगती है मुझे उसकी। स्टैंड अप कॉमेडियन है एक,
और वो भी जाकिर नायक तो है ही भाई अपना, एक और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये शास्त्री करके ही है शायद वो कॉमेडियन, मैं थोड़ा देख लेता हूं, रवि कॉमेडियन, रवि रवि ही है मेरे ख्याल से शायद, जहां तक है, हाँ ये रवि गुप्ता, उसकी कॉमेडी भी अच्छी लगती है, वो अच्छा लगता है मुझे। तो एपिसोड ऐसे देखो जिसमें गंदगी ना हो यार, हंसना भी है तो एक लेवल होता है भाई हर एक चीज का, बिलो द बेल्ट लेवल जो होता है वो कॉमन मैन का होता है, घटिया लोगों का होता है, कॉमन मैन भी नहीं यार, कॉमन मैन भी फिर भी कई बार सही रहते हैं। अपने घर वाले देख, आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स ऐसे, जो समय रैना के शो को आपके पेरेंट अटेंड करेंगे क्या? या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट अटेंड करेगा? एक बार आएगा, दूसरी बार कार्रवाई कर देगा, ये क्या चल रहा है? आप किसी अंधे का मजाक उड़ा रहे हो। मैं देखो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, वो बंदा अपना उसने लूप होल निकाला, अपनी कमाई करी उसने, और इस जाल में फंस गए कौन? कॉमन मैन। वो उसको कॉपी कर रहे हैं अपने दोस्तों के सामने, उसके एसेंट में बोल रहे हैं कि अच्छा है, और सोच रहे हैं कि मैं बड़ा कूल दिख रहा हूं। कूल नहीं बेटा, तुम बेवकूफ दिख रहे हो। इस कूल दिखकर ना तुम्हारा पैसा आएगा, ना तुम्हारे पास पावर आएगी। कूल बनना है तो मेंस का आंसर बनाओ, फाइट करो ना, सही जगह पे सही चीज लगाओ। लोग गलत जगह पे गलत चीज लगाते हैं। पैसा कमाओ ना यार, पैसे से बड़ा कूल बनने वाली चीज कुछ और है ही नहीं। जब घर के बाहर खड़ी रहेगी रेंज रोवर, तब आएगा मजा कि नहीं आएगा? तब लगेगी कि ताकत है अपने अंदर। ये थोड़ा ना कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर ज्ञान दे रहे हैं कि अरे पैसा कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास। नेक्स्ट, बैलेंस्ड रेगुलेशन की जरूरत है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी की नींव है भैया। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है डिग्निटी, इक्वलिटी और पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए। तीन वर्ड्स पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिग्निटी, इक्वलिटी, पब्लिक ऑर्डर। एनबीएसए और स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन जरूरी है। रूल्स फ्यूचर रेडी, फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। पेनाल्टीज मेंशन करो, एडवाइजरी कोड दो कि भाई क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। महिलाएं, बच्चे, डिसेबल्ड, माइनॉरिटी, सीनियर सिटीजन, इनकी डिग्निटी सेफगार्ड हो। ये थोड़ी ना तुम बुड्ढों का मजाक उड़ा रहे हो अपने देश के। बुड्ढों का छोड़ो, लोग तो यहां पर संतों का मजाक उड़ा देते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ रहा है, प्रेसिडेंट का मजाक उड़ रहा है, मजा आ रहा है सबको, है? वाह मोदी जी वाह। बेटा उन लेवल तक तो पहुंचो, वहां तक। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है कि दो वर्ड लिख दिए, क्रिटिसाइज कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके मेंस के पेपर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये पढ़ो, उसको दिमाग में डालो, और वैसी थिंकिंग, वैसी पर्सनालिटी बनो। जब वैसी पर्सनालिटी बनोगे तो वैसा आंसर लिखेगा, वैसा आंसर बनेगा, वैसा लिखोगे। और जब इंटरव्यू में रहोगे पर्सनालिटी टेस्ट वाले दिन, आपकी पर्सनालिटी दिखते सही समझ में आ जाएगा कि ये ऑफिसर है भाई, ये बनेगा, और देखना आप बनोगे। उसके लिए बनाना पड़ेगा अपने आप को। ये थोड़ा चिरकुटाई करके कोई ऑफिसर नहीं बनता, ये गलत है। ऑफिसर वो बनता है, वो देखी होगी आपने रील्स, कि मुझे किताब दे दो, एक कोना दे दो, फिर बहुत बता दो कि मुझसे आगे कोई और निकल जाए। तो ये होती है कंपटीशन। ये थोड़ी ना कि इस कॉमेडियन ने देखो मजे ले लिए, कल मैं अपने दोस्त के भी ऐसे ही मजे लूंगा। ये सोच रहे हैं बैठ के। सोचना ये चाहिए कि इंडिया को किस किस चीज का थ्रेट है, इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या करना जरूरी है, साइंटिफिकली हम लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। हमारे देश के युवा ये फालतूगिरी पे क्यों इन्वॉल्व है, क्यों रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे हैं, क्यों वायलेंस इतना बढ़ रहा है, क्यों क्राइम के रेट हाई हो रहे हैं, क्यों वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, पेट्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, यानी कि एनिमल्स के अगेंस्ट। ये आपके विचार करने वाली चीज है। बट आप विचार क्या कर रहे हो? कल कैसे इंप्रेस करूं उसको, जैसे ही वो कॉलेज के अंदर आए, कौन सा गाना गाऊं, कौन सी डायलॉग दूं कि लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएं। व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूं आज ऐसा वाला, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बेटा जो व्हाट्सएप स्टेटस बना के आपको दे रहा है ना, कमाई उसकी हो रही है। वो अपने लिए काम कर रहा है कि उसको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चीज चाहिए,
तुम्हें वो चीज चाहिए जो तुम्हें हेल्प करे एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, कि कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्टडी, रूटीन, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और यही चीज आप लोग को पॉलिसीज बनानी है, यही चीज इस टॉपिक के कंक्लूजन में लिखना है। जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, कंक्लूजन में लिखिए आप, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस, अवेयरनेस क्रिएट करें, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दें, युवाओं को ट्रेन करें कि दीज थिंग्स आर बैड, इसके कारण आप, और ट्रेनिंग के अलावा डरा दें। ट्रेनिंग से कोई ठीक नहीं होता, किसी को बैठ के आप प्रवचन दोगे कोई ठीक नहीं होगा, बट वही बोलोगे ना कि बेटा ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना, अभी एक केस मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था, पेरेंट्स आए थे, बहुत रो रहे थे बेचारे कि बच्ची हाथ से निकल गई, साहब कुछ कर दो। मैंने क्या हो गया? वो वही होता है नया नया शौक लड़के लड़कियों का, अपन ने पकड़ लिया। अब वो लड़की धमकी दे रही है लड़के वालों को कि तुम्हारे ऊपर जो है वो 56 लगा दूंगी, 76 लगा दूंगी है। तो मैंने पहले तो उसको बोला, बेटा ये कहां से सीख रहे हो? पिक्चर चल रही है क्या ये कोई है? उसने तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर ली और कल को जाके एक आवेदन लगा दी ना थाने में, तो वो तो बच जाएगा। आज की रेट में तुम्हारी बैंड बच जाएगी, जो तुमने नया नया सीखा हुआ है ना, कि किसी को जैसे डाउरी के केस में फंसा दो, रेप के केस में थ्रेट करो कि हम तुम्हारे पर ये केस लगा देंगे। बेटा गलती से उसने रिकॉर्ड अगर कर ली तुम्हारी बातें, और कर भी ली होगी, तो बताया पेरेंट्स ने कि उसके माँ बाप आए थे, भैया रिकॉर्ड कर रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे और हमारे सामने। मैंने कहा यस, उनके पास एविडेंस आ गए, तुम्हारी बैंड बच जाएगी अगर वो थाने पहुंच गए तो, कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। तब जाकर वो बच्ची समझी। अगर मैं वही प्यार समझाता कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं होना सही, तो नहीं समझ में आता लोगों को रियलिटी बताओ कि ये कर रहे हो, बैंड बच जाएगी। जैसे आप लोग भी रियलिटी सुन लो, आज डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो कल एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, नहीं करोगे तो जिंदगी खराब करोगे, अपनी भी अपने पेरेंट्स की भी। और जो ये झूठे वादे कर रहे हो ना कि मैं पढ़ रहा हूं अच्छे से, हमारी तो प्रिपरेशन चल रही है, जिंदगी भर तक प्रिपरेशन ही फिर चलती रहेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। डरो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है भाई, ये लेक्चर मेरा देख पा रहे हो, ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में यार, और क्या चाहिए? खरीदो ना। नहीं हमें तो खरीदना नहीं है भाई, कोई हमें ला के दे दे बस। खरीदना क्या है? हम खरीदेंगे पिक्चर की टिकटें, फूल लेके आएंगे उसके लिए, गुलदस्ता। ये सबसे महंगा गुलदस्ता आप क्या कौन सा है? 50,000 का? अरे नहीं नहीं, वो 300 वाला दे दो यार। औकात ऐसी रखनी चाहिए कि सबसे महंगा गुलदस्ता कौन सा है? 1 लाख का, लाओ लगाओ, ये लो पकड़ो पैसा। किसको देना है? अरे भगवान को चढ़ा के आएंगे हम, या अपने पेरेंट्स को देंगे उनकी एनिवर्सरी में सबसे महंगा गुलदस्ता। ये होनी चाहिए, ये लगे वो कि फूल देना है हमें तो उसको ले आगे। ये है भाई, इन सब चीजों पे काम करना जरूरी है, जनता को समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन ह्यूमर, इन्फ्लुएंसर स्पीच, कम्युनिटी सेंसिटिविटी के लिए बेंचमार्क बन सकें, लीगलिटी लेके आना जरूरी है। यही होंगे इसके गाइडलाइन से लीगल चीजें बनेंगी, समाज थोड़ा अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकली चीजें होंगी। तो जो चीज बताइए वो मेंस में लिखने वाली भी चीजें और खुद याद रखने वाली चीजें भी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इतना टुच्चा सा टॉपिक, इतनी बार पढ़ चुके हो आप लोग एनवायरमेंट के अंदर। क्या भी हमारे टारगेट क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का? कम ऑन, फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता दो। इंडिया ने 2030 तक पेट्रोल में 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रख दिया है। लिख लो भैया। E25 बाई 2025 था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 था, 2025 था, करेक्ट कर लेना। तो ये E25 तो हो गया। अब लक्ष्य जो है वो E27 का, 27% ब्लेंडिंग। E20 था बेटा, E25 नहीं था। एकदम क्लिक हुआ पटाक। मैंने कहा कुछ गलत बोला। जब आप गलत बोलते हो ना कोई चीज, मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर कि मुझे, जब मैं किसी चीज में डाउटफुल रहता हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड, भले ही मैं कुछ चीज और बोल रहा हूं, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे वाली चीज चलती रहती है। अब मुझे याद आया एकदम से, अच्छा मैंने भी कोई मोबाइल पे नहीं किया, क्योंकि जब मैं करता हूं सर्च तो मैं बता देता हूं, नहीं तो मैं बोल देता हूं। जस्ट मुझे फटा भी है कि E20 था भाई, E20 बाय
क्या था, 2024 था या 2025 था, E20 हमने अचीव करने पर टारगेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग E20 बाय 2025 था, एक बार चेक कर लेना इसको, है ना। तो इंडिया ने 2030 तक पेट्रोल में 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। लिख लो ये वाला पॉइंट, अब लिख लो, नया टारगेट आ गया हमारा। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को हम विस्तार कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब भाई पेट्रोल को ब्लेंड करेंगे तो इंपोर्टेड फ्यूल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो हमारा कम लगेगा। तो ये है मेन मुद्दा, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। यस, चलिए, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 2003 में लॉन्च हुआ था। 5% ब्लेंडिंग पर हमने टारगेट किया कि डिपेंडेंसी जो है वो कच्चे तेल जो इंपोर्ट होता है उस पर कम करनी है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बचाना है, फार्मर्स को सपोर्ट मिले, है ना, क्योंकि ये वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम लोग ब्लेंडिंग में यूज जो है वो कर सकें। इंडिया 88% अपने क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफिल करता है। पूरी चीज लिखो ये आप, $120 बिलियन हम लोग फ्यूल पे जो है वो स्पेंड करते हैं, क्रूड ऑयल पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, और अभी भाई हम लोग को तो अपनी नेट जीरो भी अचीव करना है, तो इसलिए हम लोग ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इंपोर्ट पर भी फोकस करना है। हाँ, ये आ गया ना, 20% E20 बाय 2025, तो ये पहले हमारा टारगेट था। अब हम लोग E27 बाय 2030 का टारगेट रख रहे हैं, वो चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस इतनी चीज है, और कुछ नहीं है यार, और कुछ नहीं है इसके अंदर। भारत क्रूड ऑयल का कितना परसेंट इंपोर्ट करता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए ना, तो ये 88 जैसे मैंने आपको लिखवाया ना यहाँ पे, ये ऐसे आंसर्स जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 2022 तक इंडिया ने 10% ब्लेंडिंग टारगेट अचीव कर लिया, ये भी लिख लो। दो हजार बाईस तक 10% ब्लेंडिंग टारगेट हमने अचीव किया। 2025 तक 20% E20 का टारगेट जो है वो 5 साल, यानी कि E20 बाय 2030 था शायद, नहीं 2025 ही था, मुझे पता नहीं क्यों 2025 ही लग रहा है। शेड्यूल के 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। E20 जो है वो 30,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचत कर लेता है। ये देखो, ये वाला पॉइंट भी लिख लो आप, हर साल 6 मिलियन टन क्रूड ऑयल हम रिप्लेस कर सकते हैं, 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा। अब E27 से और ज्यादा प्रोग्रेस होगी। टू व्हीलर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन 50% तक घट सकता है, फोर व्हीलर्स में लगभग 1/3 रिडक्शन होगा, हाइड्रोकार्बन भी कम होंगे, अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये नेशनल ग्रीन मोबिलिटी स्ट्रेटजी में भी जो है वो हेल्प करेगा। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के पीछे, यानी कि इथेनॉल खरीदने के पीछे हम लोग को किसानों का फायदा भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे पिछले 10 सालों में जो है वो हम लोग देखें तो किसानों को 1.2 लाख करोड़ रुपीस मिला है ये इथेनॉल बनाने के लिए, जो उनसे हमने प्रोडक्ट लिया, जैसे मेज, शुगर केन, ये सब चीजें रूरल इनकम को स्टेबल करती हैं। नई डिस्टिलरीज चालू हुई, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एग्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली। पीएम जीवन योजना, ये लिख लो, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्रॉप रेसिड्यू से प्रमोट करना है, यानी कि जो पराली वगैरह जो होती है ना, उससे हम लोग जो है वो इथेनॉल बनाए। तो ये चीज है, वेस्ट टू एनर्जी पर हमारा फोकस है। ये तो बायो फ्यूल वाले टॉपिक में ये चीजें आप पढ़ते हो। इथेनॉल डिमांड बढ़ने से मेज शॉर्टेज 5 मिलियन टन जो है वो हुई है, इंपोर्ट करने पड़े, सोचिए आप। शुगर केन कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव है, 1 किलो शुगर जो है ये 1500 से 2000 पानी जो है वो ले लेता है। ये चिंता वाली बात भी है, पता है, चैलेंजेस भी हैं। इथेनॉल की डिमांड जो है वो बढ़ रही है ना, तो हमें मक्के में जो है 5 मिलियन टन की शॉर्टेज नजर आई। फूड क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंसी अभी भी हम लोग को कुछ इंपोर्ट जो है वो कराना पड़ता है, इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। शुगर केन बहुत पानी पीता है, पानी का ऑलरेडी इशू है, इरिगेशन का ऑलरेडी इशू है हमारे पास। 2023 में प्रोडक्शन 700 करोड़ लीटर हम लोग को जो है वो देखने को मिला इथेनॉल का, और 1200 करोड़ लीटर जो है वो 2030 तक रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए आप, तो सप्लाई भी करना जरूरी है ना यार, सप्लाई चेन को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना जरूरी, जो अभी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन होता है। सप्लाई चेन सही नहीं है तो उसको सही करो, स्मार्ट फार्मर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो, है ना, कंज्यूमर एडॉप्ट करें, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स तैयार जो है वो करें, है ना, इसे इंडस्ट्रीज को बताया जाए। बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, गगनयान पैराशूट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। मिशन गगनयान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। 3 पॉइंट्स मुझे मिशन गगनयान के बारे में जो भी आपको अभी याद आ रहे हैं करंट में, वो 3 पॉइंट्स मुझे लिखकर बता दो बस। तो आइए समझ लेते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट बेस्ड डीसेलरेशन सिस्टम जो है वो इसका पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। तो पहला लाइन पूरा का पूरा जो है वो लिख लो। तो भैया पैराशूट टेस्ट जो है वो आ गया है। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर किया गया। इसमें एक डमी क्रू मॉडल को एयरक्राफ्ट से जो है वो ड्रॉप किया गया और वो पैराशूट की मदद से सेफली नीचे उतर गया। तो ये एस्ट्रोनॉट सेफ्टी जो है वो वैलिडेट करने के लिए की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो बस ये चीज ध्यान में रखिएगा आप, किसकी सहायता से ये डेवलप हुआ पूरा, तो ये लिख लो आप। तो ये स्पेशलाइज्ड एयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिसका उद्देश्य है क्रू मॉड्यूल की एंड टू एंड पैराशूट रिकवरी सिस्टम का टेस्ट करना। तो ये बस मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऊपर से जब भाई मिशन गगनयान है, स्पेस में हमारे व्योमनॉट्स जाएंगे और व्योमनॉट जब नीचे उतरेंगे वापस आएंगे, तब उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए पैराशूट बनाए गए। एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या क्या याद करना। तो एक डमी कैप्सूल जो था 5 टन का था, इसको इंडियन एयरफोर्स के चीनूक हेलीकॉप्टर से ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर वहां से जो है वो गिरा दिया गया और पूरा सीक्वेंस टेस्ट किया गया कि कैसे नीचे आ रहा है, कैसे डिप्लॉय हो रहा है, कैसे आकर पानी से टकराया, वो स्प्लैश हुआ, पूरी चीज देखी गई। सिस्टम कैसे काम कर रहा है वैसे लिखने की जरूरत नहीं, सुन लो आप। तो डमी कैप्सूल जो है वो फ्री फॉल में छोड़ा गया, है ना, और फिर ये बेसिकली ड्रोग पैराशूट जो है वो स्टेबलाइज हुआ और स्लो डाउन करने का काम किया इसने। फिर मेन पैराशूट को जो है वो बाहर खींचने का काम जो है वो पायलट शूट्स ने किया। अच्छा, यानी कि इसका जो पैराशूट जो निकलेगा उसके लिए भी और पायलट शूट जो है वो लगा के रखे थे उन्होंने। ड्रोग पैराशूट कहा गया जिसका नाम। 2 ड्रोग पैराशूट्स थे कोनिकल शेप के। इसकी एक बार फोटो देख लोगे ना आप, ये कैसे डिप्लॉय हुआ है, या वीडियो होगा तो वीडियो होगा ही, यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, ठीक है। ये टास्क है आपका कि अभी इसको खत्म करने के बाद मेरे लेक्चर को आप ये गगनयान पैराशूट टेस्ट का वीडियो देख लेना, है ना, दिख जाएगा आपको। तो ये आइडिया लग जाएगा कैसे निकला ये, बस और कुछ नहीं। बाकी पूछेंगे नहीं ये सब आपसे, है ना। एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए है ये वाली चीज, यह बात हम जानती हैं और इसरो ने सक्सेसफुली इस चीज को लेकर आ गया है। अब गगनयान मिशन का रोड मैप देख लो बस आप। देखो क्या होगा कि हम लोग 3 हमारे क्रू मेंबर्स को भेजेंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट पे। 3 दिन के लिए ले जाएंगे हम लोग और सेफली उनको वापस धरती पर उतारेंगे। पहला ह्यूमन मिशन हमारा होगा 2028 में, हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इंडिया बनेगा चौथा देश यूएसए, रशिया, चाइना के बाद जो अपने अपने जमीन से जो है वो ह्यूमन को सक्सेसफुली जो है स्पेस पे ले जाएगा, वापस उतारेगा। और आगे और भी टेस्ट होंगे, पैराशूट वैलिडेशन, है ना, पैड एबॉर्ट ट्रायल्स, है ना, सी रिकवरी रिहर्सल्स। तो ये बेसिकली एक हम लोग टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं लगातार मिशन गगनयान को सक्सेसफुल जो है वो बनाने के लिए, बस दैट्स इट। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। पहला स्टेटमेंट देखो, नीति आयोग क्या 2015 में स्टैब्लिश हुई थी एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू? यस। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया? यस। नीति आयोग जो है वो क्या एक एडवाइजरी बॉडी है? बिल्कुल सही। क्या फाइनेंशियल एलोकेशन की उसके पास पावर है? नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट्स को देने की। हालांकि प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी, इसके पास नहीं है ना। वो पावर जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, मिनिस्ट्री के पास जो है ये पावर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री के पास ही पावर होती है, इसके पास नहीं। ये एडवाइजरी बॉडी है, नोडल एजेंसी, एडवाइस देने की इंडिया को। और गवर्निंग काउंसिल जो होते हैं उसमें सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नहीं होते, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके अंदर शामिल होते हैं यूनियन टेरिटरी के, है ना। तो इन सब वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये रेपो रेट जो है वो सेट करवाती है इन्फ्लेशन को, टारगेट को जो है अचीव करने के लिए। क्या चल रहा है भैया हमारे इन्फ्लेशन टारगेट अभी? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। कल ही पढ़ाया था ना ये वाला टॉपिक मैंने, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड।
एक्सटर्नल मेंबर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा नहीं। और कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। यह बात भी याद रखना आप इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। एक बार मेंबर अपॉइंट होंगे तो 4 साल के बाद उनको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन जो होता है वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होता है। बिल्कुल सही है ना। और टाई जो होगा तो गवर्नर जो है उनके पास कास्टिंग बोर्ड होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अच्छा टॉपिक था ये। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की गाइस। ये अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीबीज बांटती रहती है ना, तो उनसे जुड़ा ये टॉपिक है। और ये ज्ञान सर है, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन करो और अपना सिलेक्शन पाओ। चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल का लेक्चर शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि पेंडिंग टॉपिक्स भी कल ही मैं आपके कवर करा दूंगा। मतलब इस महीने के मेरे ख्याल से 5 टॉपिक्स पेंडिंग है। पता लग जाएगा। एक 18 तारीख का और एक शायद अभी 27 तारीख का था या किसका था, ऐसी कुछ था, है ना। दो, एक 18 तारीख का तो है कंफर्म, और एक 27 या 26 तारीख में से दोनों में से किसी एक का था। चलो, तो साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।